नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस अभ्युदय योजना के अंतर्गत नीट फिजिक्स क्लास में पुनः स्वागत है। मैं के त्रिपाठी आज आप लोगों से थर्मोडायनेमिक्स पर चर्चा करूंगा। हिंदी में इसे ऊष्मागतिकी कहते हैं और इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। एक फिजिक्स का ब्रांच है विच डील्स विद हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी मैटर के स्पेसिफाइड पोर्शन पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के जो इफेक्ट पड़ते हैं उस पर जो स्टडी की जा रही है उसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस किसे कहेंगे? तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो चेंजेस हो रहे होते हैं इन पर हम लोग ध्यान देते हैं, इनकी बात करेंगे। इन चेंजेस को जब ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसेसेस हमारे कहलाते हैं, ओके, जो चेंज हो रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के। तो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता है इसमें बच्चों, देखिए क्लास हमारे पास बहुत कम है, 2 टर्न्स में इसे हम लोगों ने फिनिश करना है। तो बेसिक थिंग्स जो तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं सभी लोगों ने, आप लोगों ने, उन पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अभी हम जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनकी बात करेंगे जो आपके कंपटीशंस में आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, मुश्किल में डाल सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, साइन कन्वेंशन में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मैंने अभी बात की थी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात की थी। तो सिस्टम में सपोज एक गैस की ही बात हम लोग कर रहे हैं। किसी कंटेनर में अगर गैस है, उसमें सपोज कीजिए एक पिस्टन लगा हुआ है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हीट गेन बाय सिस्टम है, हीट गेन बाय सिस्टम है, ठीक है। तो सपोज गेन बाय सिस्टम, तो अभी सिस्टम हीट ले रहा है तो उसके लिए यहां पर जो साइन है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसके लिए यहां पर पॉजिटिव साइन लेंगे। अभी हीट लॉस्ट होता बाय अ सिस्टम सपोज, तो नेगेटिव साइन होता। दूसरी बात ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा कि कंटेनर में सपोज ये आप देख रहे हैं, इसे पिस्टन लगा हुआ है, गैस यहां पर फिल्ड है और टेम्परेचर दे रहे हैं, सपोज पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव में होगा। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, तो भाई नेगेटिव होगा। ऑन द सिस्टम से मतलब क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करते जाए, पिस्टन नीचे जा रहा है, तो ये कहलाता वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये यहां पर नेगेटिव होगा। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो भी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अपोजिट टू इट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, तो यहां पर बच्चों नेगेटिव साइन लिया जाएगा। ये साइन कन्वेंशन जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, ये बेसिक बात है, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आप जानेंगे तो आगे काम कैसे होगा। अभी हम आप लोगों को यहां पर वर्क डन बताएंगे कि किस तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क डन
बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात चलिए कर लेते हैं। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बच्चों जरा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसी केस को अगर हम इस तरह से समझाना चाहें कि सपोज कीजिए ये यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है और इसमें यहां पर गैस फिल्ड है, ठीक है। और देखिए जरा सा कि ये जो गैस यहां पर फिल्ड है इसमें सपोज कीजिए कि इनिशियली प्रेशर P और वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V और प्रेशर P। तो अभी क्या ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पिस्टन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और प्रेशर जब क्रिएट करेंगे तो पिस्टन बाहर की तरफ को निकलने लग जाएगा। तो यहां पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये पार्टिकल्स जो फोर्स लगा रहे हैं, सपोज F इजिकल टू कितना A, यहां पर क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया है पिस्टन का, ये A एरिया है। तो P इंटू A, F इज इक्वल टू P A, P इज इक्वल टू F अपॉन A, सो F इज इक्वल टू P A फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। और ये जो फोर्स लग रहा है इसने सपोज पिस्टन को डेल्टा X या dx सपोज पुश कर दिया बाहर की तरफ को, ठीक है। ये dx, अभी तो जब dx बाहर कर दिया इसने पिस्टन को तो निश्चित रूप से कुछ काम हुआ, और वो जो छोटा सा अमाउंट वर्क का होगा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स के प्लेस पर आपने P इंटू A और ये रख दिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज जो सिलेंडर में है, दिस इज नोन एज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दिस इज व्हाट dV। सो वर्क डन इज नथिंग बट प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये इतना अमाउंट वर्क का यहां पर हो गया। बच्चों एक बात आपको बताना चाहूंगा कि वर्क डन कैलोरी से जब जूल में जाता आपको ध्यान रखना होगा 4.18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स होता है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से किलो कैलोरी और किलो जूल्स का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आप लोगों को मिल जा रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से ये y एक्सिस पर आपने प्रेशर ले रखा है और x एक्सिस पर वॉल्यूम, और ये सपोज चेंजेस हो रहे हैं, ये कर्व आपके सामने है सपोज इसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, तो ये यहां से यहां तक सपोज आ रहा है, तो ये छोटा सा अमाउंट, एक छोटी सी स्ट्रिप जिसे आप देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये तो इसका dV हो गया, ये वॉल्यूम है x एक्सिस के लॉन्ग, और ये प्रेशर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इससे आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट वर्क डन अगर आप निकालना चाहेंगे, सपोज कीजिए कि ये V1 से V2 तक था, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, V1 to V2 PdV, ये टोटल वर्क डन निकल आएगा। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल था, और पूरे V1 से V2 वॉल्यूम के लिए इतना वर्क डन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तब कितना वर्क डन निकलता है, और भी तरह से देखते हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तब वर्क पर क्या फर्क पड़ता है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले वॉल्यूम इज कांस्टेंट की हम लोग बात कर लें, और वॉल्यूम बाद में इंक्रीजिंग की बात करेंगे, डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। तो वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर, और बच्चों तो
व्हेन वॉल्यूम कितना कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस समय पर देखिए वर्क डन की बात करें तो यहाँ पर हम ग्राफिकली आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये सपोज कीजिए कि वॉल्यूम है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, मींस वर्टिकल लाइन ही होगा, प्रेशर इस तरफ में दिखाई दे रहा है आपको। तो इस समय पर आप ही देख सकते हैं नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर W इज इक्वल टू 0 हो गया, या यूं कहें कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो गया। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए इस एक्सिस पर प्रेशर ले लेते और यहां पर अगर वॉल्यूम लेते तो देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर हम ऐसे दिखलाते। अब इस बार इस तरह से होता तो ये हो जाता हमारा इनिशियल वैल्यू, सपोज इनिशियल, और ये फाइनल वैल्यू हो जाता। वॉल्यूम इनिशियली भी उतना था, फाइनल भी उतना है। अगेन यहां पर डेल्टा V 0 है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 ही होगा। दोनों ही केसेस में वर्क डन 0 होगा। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहां के लिए दिखला रहा हूं आपको, ये देख रहे हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देन वर्क डन इज 0। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस करते समय वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है, प्रेशर वाई एक्सिस पर है, तो वर्टिकल अगर ग्राफ दिखलाई दे रहा है तो यहां पर अलर्ट रहिए कि वर्क डन 0 होगा। और अगर वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है, प्रेशर एक्स एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तभी वहां पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते, वॉल्यूम इंक्रीजिंग। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट था, अभी देखिए वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों, ये देखिए वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर और ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये इनिशियल और ये फाइनल वैल्यू, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो इस समय, और यहां पर ये प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस समय पर बच्चों ये इसके नीचे का जो एरिया होगा, दिस इज व्हाट, V डेल्टा V, यही तो डेल्टा V हो जाएगा। ये V1 है और V2 है, तो डेल्टा V यहां पर आपको इधर मिल गया और ये प्रेशर है। तो इस समय पर वर्क डन इसके नीचे का एरिया होगा। ऐसे भी हो सकता था, इस तरह से भी हो सकता था, तब भी इसके नीचे का ये एरिया ही होता, ये एरिया होता। ओके, तो ये क्या है, एरो मैं बना के दिखला रहा हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम डिक्रीज करता तो फर्क क्या होता, ये जो एरो है था, ये एरो कम से ज्यादा की तरफ न जाके ज्यादा से कम की तरफ होता। तो इसे आप लोग ऐसे यहां पर बना सकते हैं। देखिए बोर्ड में आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, बस इतना याद रखिए, ये एरो इधर को हो गया, ये यहां पर, तो इसके नीचे का ये एरिया हो जाएगा, ये V है और ये P है। और ये ऐसा भी हो सकता था, इधर को यदि मान लीजिए ये ऐसे हो रहा है, तब भी यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो V इनिशियल, V फाइनल, ये इस तरह को V लिया और इधर। तो ये इनका आप लोग ध्यान रखिए। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, तो उसमें यहाँ पर किसी भी पीवी कर्व के नीचे का जो एरिया होगा उसी की हम बात करेंगे, वर्क डन वही होगा। ध्यान रहे यहाँ पर वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है, प्रेशर वाई एक्सिस पर है। और एक केस मैंने जब आपको बताया, जब वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट था, देख रहे थे,
तो अलर्ट रहिए कि ये यहाँ पर वाई एक्सिस पर है और ये इस केस में इसके नीचे का एरिया नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ पर ये वर्क डन 0 होगा। ये जो केस था, तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट था, वॉल्यूम इंक्रीजिंग था और वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अभी चलिए एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस देख लेते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम लोग किसी सिस्टम को एक से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं अगर, तो देखिए जरा सा यहां पर साइक्लिक प्रोसेस में देख लेते हैं। चलो साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों ध्यान दीजिए कि ये सपोज हम ए से बी तक गए ये, और बाद में क्या किए, बी से वापस ए तक आ गए, तो ये कहलाता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। ए से बी तक है, मैंने अगर हमने वॉल्यूम पहले बढ़ने दिया और उसके बाद में हमने क्या किया, वॉल्यूम को फिर से कम कर दिया, वापस जहां पर जितना वॉल्यूम था उतने ही वॉल्यूम तक हम फिर से आ गए, तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम अपनी इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाएं, है ना, सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। अब इसमें जो वर्क डन होता है बच्चों, वो ध्यान दीजिए कि इसके अंदर का एरिया होता है। कैसे होता है ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो चलिए ए से बी तक आप जा रहे थे, देखिए तो यहां पर एरिया बिलो द कर्व, ये पॉजिटिव पूरा एरिया, सपोज कीजिए कि चलिए ये ले लेते हैं, ये पूरा एरिया, ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं इस तरह से, ये पूरा एरिया। और बी से ए रूप पे ध्यान दीजिए, आप यहां पर देख पा रहे हैं बी से ए तक आते हैं तो यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव होगा। वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब देखिए क्या हुआ, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऊपर से आप प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कीजिए, पिस्टन नीचे जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और मैंने कहा था वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो यहां पर साइन कन्वेंशन में बताया था नेगेटिव होगा। तो ये वर्क इधर का क्या हुआ, इसको अगर आप सपोज कीजिए इस तरह की लाइनों से ले रहे हैं तो देखिए ये वर्क नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव ज्यादा था, नेगेटिव कम था, तो बचा क्या, नेट वर्क डन कितना हुआ, ये जो इसका एनक्लोज पोर्शन है, और ये क्या पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वर्क डन। साइक्लिक प्रोसेस में एरिया एनक्लोज है ना, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया क्या, एनक्लोज, एरिया एनक्लोज, जितना एरिया एनक्लोज कर रहा है वही है वर्क डन। अब इसमें बच्चों साइन की बात ध्यान रखिए, अगर ये क्लॉकवाइज है, ध्यान दीजिए ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, देखिए ये इस तरह से ये क्लॉकवाइज कहलाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज होता तो कैसे, इसको हम ध्यान दीजिए ए से बी तक की ही बात करें और हम गए तो थे इस तरफ से, इसको नाम दे लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये एक्स और ये वाई, तो गए तो थे इस तरफ से और लौटे यहां पर देखिए इधर से, तो जाहिर सी बात है वापस आने का मैंने नेगेटिव वाला पोर्शन क्या था इसका, देखिए ज्यादा था, नेगेटिव पोर्शन ज्यादा था, पॉजिटिव इधर से जब वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, वी फाइनल वी इनिशियल ये था, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ने के लिए कम एरिया था और वापस आने के लिए एरिया ज्यादा था। तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम जब कम हो रहा है तो वहां पर एरिया ज्यादा था, तो नेगेटिव नेट वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज के केस में क्या होगा, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव वर्क डन होगा, ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज एरो से पता चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी एरो से ही पता चलेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे थे यहां पर। तो आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आज हम लोग यहां पर करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस पे बात करेंगे तमाम सारी। तो उसमें देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसको हम लोग देखते हैं। और यहां पर आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी मैं यहां पर बात बता रहा था आपको, कि सपोज कीजिए कि किसी सिस्टम में हम, देखिए पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ध्यान दीजिए कि ये ए से बी तक हम कोई, ये जो पाथ आपको अडॉप्टेड दिखलाई दे रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने यहां से यहां तक, और ये कैसे, सपोज कीजिए कि यहां पर आपने सर्टेन अमाउंट हीट कर दिया, तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया और कुछ काम कर दिया। सपोज कीजिए आपने DQ अमाउंट हीट कर दिया था, ओके, ध्यान दीजिए, और ये वर्क इसने कर दिया, छोटा सा वर्क कर दिया, DW वर्क कर दिया। और बाकी एक्चुअली हुआ क्या कि सपोज कीजिए हमने इसे, एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि 200 जूल एनर्जी आपने इसको दी, ठीक है, इतना आपने हीट दिया और इसने इतना काम कर दिया, 150 जूल वर्क कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है, ये कहा गया 50 जूल जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, गैस की मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां पर du था, ये क्या था, dq माइनस dw, ठीक है, 200 माइनस 150 दैट इज 50 जूल। अब बच्चों, अगर हमने इसे इसी सिस्टम में, सपोज कीजिए कोई और हम पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं इस तरफ से, तो यहां पर वट एवर बी द पाथ अडॉप्टेड, जो भी पाथ अडॉप्ट किया गया है, सपोज कीजिए कि उसमें हमने 125 कितना अमाउंट दिया था, इसी को देखिए, 125 जूल हमने उसको प्रोवाइड किया या हीट एब्जॉर्ब किया उसने। और अभी पक्की बात है कि ये 75 जूल वर्क कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस जो आप देख पा रहे हैं कि 150 और 125 मैंने दिया था इसे, 125, तो इसने अगेन 50 जूल, ये जो इंटरनल एनर्जी गैस का बढ़ गया, सिस्टम का 50 जूल ही रहेगा। कहने का मतलब है कि कितना भी अमाउंट वो एनर्जी का अब्सॉर्ब करे, वो उतना ही एनर्जी ऑलवेज, कितना भी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करे, उसकी इंटरनल एनर्जी उतना ही बढ़ेगी, बाकी वो काम कर देगा। तो ये आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, जो टोटल हीट आप उसको प्रोवाइड कर रहे थे, उसका उसने कुछ काम कर दिया, और बाकी का जो पोर्शन, उसका जो लॉस हुआ हीट, जो दिखलाई नहीं दे रहा है आपको, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गया। तो एवरी टाइम अगर हम यहां पर कहें कि
सपोज कीजिए कि डी Q1 दिया था तो उसने डी W1 वर्क कर दिया, और अगर किसी और समय हम डी Q2 देते तो सपोज कीजिए डी डब्ल्यू उसने काम किया, तो ये डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, बराबर ही होगा। ये डिफरेंस ऑलवेज बराबर होगा। किसी और समय पे सपोज कीजिए डी Q3 दिया था तो जो भी ये डी W3 काम कर रहा था, तो ये अभी मैं आपको बताऊं, किसी समय पे आपने डी Q1 दिया था, इतना वर्क कर दिया, किसी और समय पे डी Q2 दिया था इतना, जो भी काम वो कर रहा, वो डिफरेंस ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑलवेज dq और द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ये डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, विल बी सेम। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी हम ये कह सकते थे कि जो भी अमाउंट इसका हमने दिया हुआ था वो दो कामों में खर्च हो गया। किसमें, इसका इंटरनल एनर्जी और जो उसने वर्क कर दिया, या गिवन अमाउंट ऑफ हीट जितना भी था वो कितना था, Q इज इक्वल टू W प्लस डी यू से दिखला रहे हैं हम, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है ये बच्चों डी। दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर कुछ और बात करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले कुछ एक क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा दे। तो ये जो हमारा सिंपल सा एक शुरुआत में मैंने बताया वर्क डन किस तरह से निकालते हैं वो हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों, ये सपोज कीजिए कि इन शॉर्ट में आपको बता दूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कितना, 4 into 10 raised to the power 5 to 8 into 10 raised to the power 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ये चेंज इन प्रेशर। और वॉल्यूम कितना कर रहा है, वॉल्यूम यहां पर 0.2 मीटर क्यूब से कितना 0.4 मीटर क्यूब ये कर रहा है। तो आपको यहां पर वर्क डन निकालना है। अगर इसे फिगर में भी देखते हैं तो देखिए बच्चों, यहां पर ये वॉल्यूम 0.2, ये वॉल्यूम 0.4 मीटर क्यूब में होता, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। और ये प्रेशर अगर सपोज कीजिए कि यहां पर कितना 4 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां पर सपोज कीजिए कि ये 8 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो भी है। तो ये आपको यहां पर कर दिया है, ये A to B, A to B, A to B। तो अभी यहाँ पर वर्क डन आपको निकालना है। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि एरिया बिलो द ग्राफ कितना होगा। ये एक ट्रेपेजियम की तरह से इसे आप ले सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी ले सकते थे कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों को ऐड करते। तो अगर हम इसको यहाँ पर नेम करते रहे ABCD, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या फिर एरिया बिलो द ग्राफ। तो ट्रेपेजियम एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज ये कितना AD प्लस BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज DC ले लीजिए, या ट्रायंगल एरिया अलग निकालते हैं और इसको अलग निकाल के ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर AD कितना है 4 into 10 raised to the power 5 plus 8 into 10 raised to the power 5,
और दोनों के बीच के लिए डिस्टेंस यहाँ पर 0.2 से 0.4 हो रहा है, दैट इज 0.4 माइनस 0.2, 0.4 माइनस 0.2। तो इसे आप देखिए 1/2 इंटू 12 इंटू 10⁵ इंटू 0.2 ही बचता, पॉइंट हटा रहे हैं यहाँ पर से, एक जीरो करके, ये आपको मिल जाएगा कितना, 12 इंटू 10⁴ जूल। ओके, अगर हम लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो इस तरह से आप लोग एरिया बिलो द ग्राफ निकालेंगे। दैट मीन्स ये जितना भी होता उस हिसाब से, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं है तो बस समझिए इसके नीचे का एरिया आपको निकालना था। प्रेशर यहाँ पर से दिया हुआ था इतना, और ये इतना था, ये इस तरफ में प्रेशर दिया हुआ था, और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ था। इनके सिस्टम में सारी चीज़ें थी, तो कहीं पर चेंज करना नहीं पड़ा आपको। तो इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं, एरिया बिलो द कर्व कैसे निकालना है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, किसी नीट के ही एग्जाम में पूछा गया है। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये एक सिस्टम के लिए ए बी सी, ए से सी तक पहुंच रहा है एक बार, तो ये पाथ अडॉप्ट कर रहा है, और अदरवाइज ए टू डी देन सी। ए से सी पर पहुंच रहा है, एक बार ये पाथ ले रहा है या फिर ये पाथ ले रहा है, दोनों ही आपके सामने। तो यहां पर इसका इनिशियल एनर्जी यू ए इज गिवन 10 जूल, इतना है इसका सिस्टम का। और इस तरफ से जब इस पाथ को अडॉप्ट करता है, तो इसको हम 1 अगर नाम दे रहे हैं, तो यह Q1 की बात करें, डेल्टा Q1, तो कितना यहां पर ये अमाउंट दिया है आपको, यहां पर इसने 50 जूल, और वर्क डन भी दिया हुआ है, दैट डेल्टा W1 इज इक्वल टू 20 जूल। ओके, ये गिवन है, गिवन है, गिवन है, ये बातें गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए, अगर इस पाथ को अडॉप्ट करता तो उसने कितना एनर्जी यहां पर, ये सपोज डेल्टा dQ2 36 जूल्स, और क्वेश्चन है कि यहां पर से अब इस जगह पर अमाउंट ऑफ वर्क डन dW2 कितना होगा। ऑप्शंस हैं हमारे पास, 36 होगा या 40 होगा या 12 होगा या 6 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप ध्यान दें, तो यहां पर पहले केस में आपने निकालना होगा कि कितना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी बढ़ रही है। तो क्या निकालेंगे आप, dU1 पहले निकाल देंगे। dU1 निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, dQ1 माइनस dW1, दैट मीन्स ये आ जाएगा 50 माइनस 20 इज 30। ओके, तो इसे आप लोग 30 पा लेंगे, और खुद से करिए तो बेहतर होगा। और दूसरे केस में भी वही बात लगाएंगे, du का वैल्यू जो मिल जाएगा पहले केस से उतना ही रहेगा, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसको लगा देंगे, यहां पर आपको dW पुनः मिल जाएगा। तो पहले केस के लिए आप लोग यहां पर लगा सकते हैं, देखिए dU1 जिसको आप कह रहे हैं यहां पर, तो कितना होगा बच्चों, dQ1 माइनस dW1, दैट इज 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 जूल्स हो गया। और सेकेंड केस में dQ2 माइनस dW2
उतना ही तो रहेगा ये डिफरेंस। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स जो ये था वो ये, और ये अभी अभी निकल करके कितना आया है, इसको आप लोग यहाँ पर du2 जो कह रहे हैं, तो ये du2 ना कह के इसे आप इतना ही रखिए और ये वैल्यू वहां पर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए 36 माइनस dw2 इज इक्वल टू ये 30 जूल जो आया था पहले केस में। हमने कहा ए से सी तक जाना है तो कोई भी पाथ अडॉप्ट करे यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम। तो देखिए ये कितना हो गया, dw2 इज इक्वल टू 36 माइनस 30 और 6 जूल्स। बहुत छोटी सी बात है, देख लीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं आनी चाहिए बच्चों। चलिए तो अभी आगे हम लोग थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। क्वेश्चंस इसके बाद भी लगा सकते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने काम करा दिया। अभी आगे चलते हैं। तो अभी जो हमारा बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ था उसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये जो dq, dw और du इन सब के यूनिट विल रिमेन सेम, सेम यूनिट में सारा काम होगा। दूसरी बात है कि ये लॉ एप्लीकेबल है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसी भी फॉर्म के लिए, किसी भी स्टेट के लिए ये यहाँ पर मैटर की ये लागू होता है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये वर्क करता है, ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इस लॉ से हम लोगों ने किसको यहां पर देख लिया, किसको इंट्रोड्यूस किया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पर यहां पर बात हुई। तो यहां पर ये लॉ किसी भी प्रोसेस पर लागू हो रहा है बच्चों, है ना, एप्लीकेबल है। आगे चलिए, एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि सपोज कीजिए मेल्टिंग ऑफ, हम आइस की बात करते हैं। देखिए एप्लीकेशन इसका एक दिखाते हैं आप लोगों को, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस के केस में बच्चों टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा आइस, और जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें वहां पर चेंज इन टेम्परेचर दिखलाई नहीं देगा। ऑल्दो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम में बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चेंज होगा। जब भी आइस से वाटर में जाएगा तो वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है वो सारा का सारा कहाँ चला गया, और टेम्परेचर उतना ही दिखला रहा है। तो ये बच्चों लेटेंट हीट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो अगर L है तो Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू, ये उस फॉर्म में ये सारा का सारा जो हीट आपको दिखलाई दे रहा है ना। तो ये यहाँ पर Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो आइस है। स्टेट चेंज जब होता है तो आप लोगों ने ये चीज़ छोटे क्लासेस में भी पढ़ी हुई है कि एक पार्ट जो होता है हीट का, जो अमाउंट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के समय पर टेम्परेचर इसीलिए तो सेम रहता है, इसीलिए तो कांस्टेंट रहता है। वो थोड़ी देर के लिए पहले बढ़ना शुरू हुआ टेम्परेचर, वो आपने ग्राफ याद होगा, टेम्परेचर पहले बढ़ता है, उसके बाद में इसी तरह से वेपराइजेशन में भी होता है। तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता, फिर थोड़ी देर के लिए टाइम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ये टेम्परेचर है इस तरफ को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टडी हो, फिर उसके बाद बढ़ने लग जाता है। तो चेंज इन स्टेट व्हेन टेक्स प्लेस, तो उस समय पर जो मेल्टिंग का केस बता रहे हैं हम आप लोगों को, तो उसमें बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, Q इज इक्वल टू ml वाली बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, Q इज इक्वल टू, आपने देखा क्या, P डेल्टा V डेल्टा U प्लस P डेल्टा V,
तो ये यहाँ पर देख रहे हैं लिक्विड वॉल्यूम के लिए था, और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा था, और यही हमारा था ml इज इक्वल टू dq प्लस ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस की। तो डिफरेंट प्रोसेसेस को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और इसमें हमारे पास में अलग अलग जो प्रोसेसेस की बात करी जाएगी यहाँ पर, उनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस में क्या चेंजेस हो रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं, देखिए 4 प्रोसेसेस की बात यहाँ पर करेंगे। तो कब देखिए किस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किस प्रोसेस में वॉल्यूम, किस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, इन पर बात होगी। और हम आपको यहाँ पर इसके स्लोप्स भी बताएंगे, वर्क डन बताएंगे कितना किस प्रोसेस में हो रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंट प्रोसेसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस की बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले। तो जरा सा देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉल्यूम रिमेन्स, यहां पर देखिए इसी का एक और नाम भी है, नाम भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी मान लीजिए उस तरीके से पूछा गया। आइसोमेट्रिक भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, तो इस प्रोसेस में देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, और P और T प्रेशर एंड टेम्परेचर ये वेरी करेंगे। तो आर ये जो P एंड T आर क्या है, वेरिएबल है, और वॉल्यूम या V कहें इसको, V इज कांस्टेंट। V यहां पर कांस्टेंट है, इस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहां पर वेरी क्या कर रहे हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट सबसे पहले देखिए क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, P अपॉन T इज अ कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी दोनों करेंगे, लेकिन यहां पर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या, P अपॉन T। देखिए इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा, जब V ही कांस्टेंट है तो वर्क डन आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं कितना होगा, वर्क डन की भी बात कर ले 0 होगा, सिंस नो चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, एज dV इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, वर्क डन 0। जो छोटी छोटी बातें इसमें हमने आपको क्या बताया, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, P अपॉन T रेशियो ये कांस्टेंट होगा, और चेंज इन वॉल्यूम 0 है, सो दैट वर्क डन इज 0। इक्वेशन ऑफ स्टेट कितना, ये कितना, P अपॉन T इज कांस्टेंट। तो अभी देखिए यहां पर हम लोग बात करें, फिर इसका मतलब है कि जितना जो हीट जो दिया गया वो सारा का सारा क्या हो गया,
किसमें, du में खत्म हो गया, क्योंकि काम तो कोई किया नहीं, पूरी की पूरी हीट उसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में एब्जॉर्ब कर दिया। और उसके लिए आप लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से दिखला सकते हैं, यहाँ पर एक और तरीके से इंटरनल एनर्जी को दिखला सकते हैं, क्या, म्यू सीपी यहाँ पर, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो म्यू सीवी डेल्टा टीवी, तो इसको कहते हैं ना इंटरनल एनर्जी को, है ना। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, ये सीवी जो दिखला रहा कॉर्नर पे लगा है, और ये इतना, इस चीज को आपने याद रखना। अब देखिए जरा सा ग्राफिकली इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राफिकली अगर हम देखेंगे इसको, तो देखिए यहां पर बच्चों वॉल्यूम और ये प्रेशर। अब नो चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये यहां पर इसी तरह से तो मिलेगा हमें, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ग्राफ से हम इसका स्लोप यहां पर देख सकते हैं, स्लोप कितना, dp अपॉन dv। और आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन है, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा, 10 90 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये चीज, अच्छा दूसरा देखिए, अगर इस एक्सिस पर हमारे पास P होता और यहां पर क्या होता, V होता। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जब बिगनिंग में इस बात को बताया था, तो यहां पर V कांस्टेंट है, सो दैट ये ग्राफ इस तरीके से होता है। और जब ग्राफ इस तरीके से है बच्चों, तो यहां पर dv अपॉन dp स्लोप इन दिस केस व्हेन p is on x axis and v is on y axis, ये कितना हो जाता, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो tan 0 is 0। ये दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, p और v जबकि x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरचेंज हो रहे, तो यहां पर इसका स्लोप ऐसे और यहां पर ऐसे दिखलाया गया। तो यहां पर स्लोप ऑफ pv जो कर्व है वो कितना बच्चों, आपको यहां पर दोनों ही केसेस में दिखला दिया हमने। तो अगर dp अपॉन dv कहेगा तो हमेशा दिखलाएगा नॉट डिफाइंड, और अगर इस तरह से बोले तो इसको जीरो, ये छोटी सी बात है, ध्यान रखिए। स्लोप इज दिस, ओके। अभी आगे चलते हैं बच्चों, देखिए यहां पर एक अगला हमारे पास प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट, तो उसमें यहाँ पर जैसे स्टेट इक्वेशन P बाई टी इज कांस्टेंट था, वहां पर V बाई टी कांस्टेंट हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में स्टेट इक्वेशन इसी तरह से आप लोग क्या, V अपॉन टी इज कांस्टेंट, और उसके भी लिए देखिए क्या फर्क पड़ेगा, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जब भी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट तो dp क्या हो जाएगा, अगर हम देखें चेंज इन प्रेशर तो कोई हो ही नहीं रहा, तो वो तो यहाँ पर जीरो हुआ। और वर्क डन की अगर बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर वर्क डन तो होगा, अभी तो पिछले केस में वर्क डन नहीं था, वहाँ भी बात की थी वर्क डन की, वो जीरो था, लेकिन यहाँ पर जीरो तो वर्क डन होगा नहीं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस को अगर हम देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर प्रेशर इज कांस्टेंट और V and T आर वेरिएबल। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, V अपॉन T इज कांस्टेंट, और जो वर्क डन होगा बच्चों इस केस में, उसको यहां पर अब आप निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल, और इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ पर P dV को। तो P dV को इंटीग्रेट कर देंगे तो इसमें बहुत छोटी सी बात, क्या, वर्क डन W इज इक्वल टू, ये देखिए V12 V2 P dV, और इसे आप लिख सकते हैं कितना, dV के लिए V2 माइनस V1, इंटीग्रेट करेंगे V हो जाएगा dV के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना हो जाएगा बच्चों ये।
तो इसी को हम लोग फाइनल और इनिशियल भी वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम भी कह सकते थे, और इसे हम लोग PVF माइनस VI कह सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको याद रहेगा फाइनल इनिशियल। अब एक छोटी सी बात आप लोगों को बताएं कि यहां पर इंटरनल एनर्जी जो और इसका फ्रैक्शन होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन जो था, इसको हम लोग 1/गामा से दिखलाएंगे, है ना। 1/गामा इतना होगा, ये याद रखिए, छोटी सी बात। और अगर वर्क डन अगेंस्ट ये जो एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर की हम बात करें तो वो बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो dW अपॉन dQ, और ये हो जाएगा 1 माइनस इतना, ये गामा। अरे भाई यही तो आप लिखेंगे जब, देखिए, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW लिखेंगे, और पूरे को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, dQ से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये जो बात मिल जाएगी, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू दिखलाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू du बाई dQ प्लस dW बाई dQ। तो dQ से डिवाइड कर दिया, और इस पोर्शन को अभी हम लोग बता चुके हैं कितना, ये 1/गामा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/गामा प्लस dW बाई dQ। तो ये फैक्टर जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, यही क्या है, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 1 माइनस 1/गामा इज इक्वल टू dW बाई dQ। बहुत छोटी सी बात है, कोई ऐसा मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, ठीक है, इतनी बात है। विजिबल ना हो तो चलिए, यहां पर मैं आपको इस बात को दिखला देता हूं, ये इधर से देख लीजिए, तो आपको यहां पर 1 इज इक्वल टू 1/गामा प्लस dW बाई dQ और dW बाई, ये छोटी सी बात हमने बता दिया, आपको कभी पूछ दिया जाए 1 माइनस इतना होता है, ठीक है, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, ओके। तो चलिए आगे हम लोग एक और, तो अभी हमने इस प्रोसेस में क्या देख लिया, यहाँ पर हमने बच्चों इस प्रोसेस में देख लिया कि स्टेट इक्वेशन देख लिया, P कांस्टेंट है आइसोबैरिक प्रोसेस में, V and T R वेरिएबल्स हैं, और वर्क डन हम लोगों ने निकाला तो कितना, V इनिशियल से V फाइनल के लिए इतना मैंने निकाल लिया, ये वर्क डन हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस W इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक छोटा सा फैक्टर हमने आप लोगों को बता दिया कि फ्रैक्शन ऑफ हीट गिवन, जो फ्रैक्शन ऑफ हीट गिवन कितना, और उसमें हमने यहाँ पर ये जो टर्म निकाल करके आप लोगों को दिखला दिया, ये क्या है, जो हीट का पार्ट है वो इतना पार्ट 1/गामा जिसको आप दिखला रहे हैं, ये इंटरनल एनर्जी के लिए था, और वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, वो इतना होगा, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं, आप लोगों को इसका स्लोप भी बता दें। तो स्लोप जैसे वहां पर आप लोग देख रहे थे उसी तरीके से इस केस में भी होगा, और यहाँ पर बस फर्क, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे बच्चों, दिमाग दौड़ाइए, दोनों यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप की बात कर ले, चलिए फिर से कर देते हैं इसको,
स्लोप इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए V को ले रहे थे और इस जगह पर P को ले रहे हैं, तो जस्ट उल्टा हो गया, P कांस्टेंट है, ये हो गया P कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो अभी यहाँ पर dP बाई dV को देखा जाए तो वो क्या होगा, 0 होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर प्रेशर इस एक्सिस पर होता और वॉल्यूम इस एक्सिस पर होता, तब आपको यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर वैरी नहीं करता इस तरह से, तो यहाँ पर dV बाई dt कितना होता, नॉट डिफाइंड। ये दोनों के लिए मैंने उससे देखिए इसमें इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ उसमें ये आपका इन्फानाइट था और इसमें ये इन्फानाइट है। आइसोकोरिक जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो आइसोबैरिक आइसोकोरिक में कंफ्यूज मत होइएगा, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी देखिए एक बात आप लोगों को सीपी के भी बारे में बता दें। सीवी आपको मैंने बताया था, तो मैंने उस समय पर आप लोगों को बता दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, है ना, कौन स्पेसिफिक हीट जो होता है उसको। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बताएं एट कांस्टेंट प्रेशर 1 ग्राम मोल किसी भी गैस का अगर सपोज कीजिए लेते हैं और उसको हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस रेज करते हैं टेम्परेचर, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दिस हीट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज सीपी। बच्चों क्या, तो सीपी को भी ध्यान में रखिएगा। दिस इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, temperature of 1 gram mole of gas by 1 degree Celsius. This is known as specific heat at constant pressure, है ना, क्या है, specific heat at constant pressure। ठीक है, इसको आगे चलिए देखते हैं। एक और प्रोसेस है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने आप लोगों को आइसोकोरिक बताया, जिसको आइसोमेट्रिक भी कह रहे थे, और अभी आपको आइसोबैरिक प्रोसेस बताया। इन प्रोसेसेस में ध्यान रखिएगा, हम 2-3 बातें क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको आइसोथर्मल में भी वर्क डन निकालूंगा और स्लोप की चर्चा करूँगा। तो ये जब आप लोग फिर से एक बार देखिएगा, स्टडी करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इन प्रोसेसेस में क्या बात हो रही है। बस ध्यान रखने की बात है कि जैसे आइसोकोरिक में हमने बताया वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा उस समय पर स्लोप कितना होगा और वर्क डन कितना होगा। इसी तरह से आइसोकोरिक में भी यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा, स्लोप कितना होगा, 2-3 बातें जानने की थी। तो आइसोथर्मल की हम लोग बात कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बच्चों आप जानते हैं टी कांस्टेंट। पहले केस में क्या था, आइसोकोरिक में वी कांस्टेंट था, आइसोबैरिक में पी कांस्टेंट, और आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट। थोड़ा सा आइसोथर्मल की हम लोग बात करें तो आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे इसको। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस होने का मतलब है कि जो हीट आप दे रहे हैं तो वो हीट सराउंडिंग में द इंटरनल एनर्जी उसकी जितनी है उतने सराउंडिंग में ये जाना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कभी पिस्टन ऊपर जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हीट एब्जॉर्प्शन भी उसी तरह से होता जाएगा, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पर हीट का चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाएगा। टेम्परेचर जो बढ़ भी रहा है तो धीरे धीरे बाहर जा रहा है, और या फिर टेम्परेचर कम हो रहा है तो बाहर से अंदर धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पर नो चेंज इन टेम्परेचर, स्लो प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। आगे बताऊंगा एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हीट
डेवलप होने नहीं पाती, वो सराउंडिंग में जाती है। पिस्टन धीरे धीरे हम नीचे ला रहे हैं, पिस्टन को धीरे धीरे ला रहे हैं, स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो हीट डेवलप हो रहा है वो सराउंडिंग में जा रहा है। और पिस्टन अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे स्लो मोशन में ऊपर जा रहा है, तो उस केस में भी क्या है कि हीट जो डेवलप किया वो सराउंडिंग में जाता रहेगा। तो टी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्लो प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या लिखेंगे, PV इज अ कांस्टेंट और टेम्परेचर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ी सी अभी बात करनी है, चर्चा करना है। वर्क डन की भी बात करेंगे और स्लोप की भी बात करेंगे। तो PV इज अ कांस्टेंट, दैट इज क्या है, म्यू RT, जिसको आप लोग कह देते हैं ना, कांस्टेंट का मतलब कितना हो गया, म्यू RT है ना। इसको यहां पर ऐसे लिख दीजिए चाहे तो, म्यू RT है। T इज कांस्टेंट, ठीक, ये म्यू RT, PV इज इक्वल टू। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, वर्क डन की बात कर लेते हैं जरा सा। तो वर्क डन के लिए बच्चों यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने एक काम करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम लोग इसके स्लोप को, चलिए स्लोप बाद में बात कर लेते हैं, या स्लोप की बात ही हम पहले कर लें, उसके बाद में वर्क डन की बात कर लेंगे। तो देखिए, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इससे हम लोग क्या करें, हमें स्लोप निकालना है एक्चुअली। तो स्लोप क्या है, हमें यहाँ पर निकाल देना है dP/dV। तो dP/dV के लिए इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो डिफरेंशिएटिंग, अब यहां पर डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, P/dV प्लस V/dP और कांस्टेंट कर, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है। मेरा मैथ्स का क्लास था शुरू में, जो बताया था आप लोगों को, उसमें आप यहां पर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करने पर सपोज कीजिए कि अगर हम V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते तो प्रोडक्ट रूल लगाते। प्रोडक्ट रूल लगाने में यहाँ पर एक को रुकते दूसरे का करते, दूसरे को रुकते पहले का करते, और उसके बाद में क्रॉस कांस्टेंट का 0 करते, क्रॉस करते, तो यही चीज आपको मिल जाती है। और इसी से देखिए आप लोगों को dP/dV कितना मिलेगा, -P/V मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -P/V ना। तो आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, स्लोप। स्लोप कितना हो गया आइसोथर्मल के केस में, -P/V हो गया। और आपको हम बताएं कि इसका स्लोप निकालने के लिए यहां पर इस तरीके से, ये PV कर्व के लिए तो मैंने बताया था इसी तरीके से चलेगा। और इस कर्व के लिए अगर स्लोप निकालना है किसी पॉइंट पर, तो ये यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके, ये टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप आपको मिल जाएगा, ये टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप। अब यहां पर आपको हम बताना चाहेंगे कि ये इसके जो कर्व होते हैं बच्चों, देखिए ये यहां पर T1 टेम्परेचर पर है और T2 टेम्परेचर, और ये जो कर्व है पैरेलल है एक तरीके से, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्ट नहीं करते, ये पैरेलल ही होते हैं हमेशा। क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट अगर कर जाएंगे कहीं पर, तो मान लीजिए कि वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। और बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर देखिए T2 इज ग्रेटर देन T1 के लिए मैंने दोनों यहाँ पर बनाए हुए थे, और इनको आप ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अब देख पा रहे हैं कि इसमें P V है और ये P है, और PV कांस्टेंट है, ठीक है।
तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर स्लोप मिल रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं दोनों के लिए यहाँ पर, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करते। और एक बात समझिएगा कि ये जो हम आपको बता रहे थे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या बॉयल्स लॉ ही तो था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ओबेड बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ। ओके, तो बॉयल्स लॉ ओबेड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसके बाद हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अच्छा तो ठीक है, अब देखिए इसमें हम हाँ वर्क डन निकालना चाह रहे थे ना। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन आपको देना है मुझे। तो पी डी वी जो हम लोग देख रहे थे, वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, और उसको इंटीग्रेट कर दें, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो उससे यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं जरा सा कितना आता है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हम यहाँ पर वर्क डन करना चाहेंगे बच्चों। देखिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ओके, और डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, वी इनिशियल और वी फाइनल। अब यहां पर देखिए, इसको हम लोग P को रख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू कितना है, म्यू आर टी। सो P इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई V, इतना रख देते हैं। देखिए V इनिशियल V फाइनल म्यू आर टी अपॉन V डी वी। कि यहां पर म्यू आर टी कॉन्स्टेंट है, V इनिशियल V फाइनल 1 अपॉन V डी वी। और बच्चों 1 अपॉन V डी वी कितना हो जाएगा, लॉग V हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा सा, म्यू आर टी लॉग V एट द बेस E, V फाइनल और V इनिशियल। तो अभी इसे हम लिख सकते हैं म्यू आर टी अपर लिमिट V फाइनल माइनस लोअर लिमिट लॉग ऑफ V इनिशियल। और अब आप इसे लॉग का एक छोटा सा फॉर्मूला है, लॉग A माइनस लॉग B, तो उसके फॉर्म में अगर लिख देंगे तो म्यू आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई एट द बेस ई। बच्चों ये लॉग का छोटा सा काम मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ये आपको दिखलाई दे रहा है। मैं यहाँ पर लॉग के 10 के बेस में कन्वर्ट करूंगा। तो 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, 2.303 रफली 6 समथिंग होता है। तो 2.303 म्यू आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई एट द बेस 10। अभी बेस 10 पर जब ये हो जाएगा तो यहां पर ये इतना 2.303 विजिबिलिटी है, बिल्कुल ये आप लोगों को दिखलाई दे रहा है। ठीक, अब चलिए वी एफ और वी आई के बारे में बात करें तो इसे प्रेशर के टर्म्स में भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो आपको दिखलाई दे रहा था, देखिए इसको अब हम रब कर सकते हैं कि नहीं, हाँ तो ध्यान दे लीजिए जरा सा, इसको यहां पर दिख रहा है। अच्छा चलिए इस जगह पे लिख देता हूं। देखिए तो ये कितना हमारा वर्क डन आ रहा है, देखिए W इज इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 पर वी एफ अपॉन वी आई को लिख सकते हैं पी आई अपॉन पी ए। कैसे भाई, पी आई वी आई यही तो है, पी वी इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। सो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू पी वी फाइनल वी इनिशियल पी आई, और ये
P फाइनल। तो इसे हम प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं 2.303 म्यू आर टी log PI, P initial upon P final at the base 10, otherwise 2.303 log V final upon V initial at the base 10। तो ये बच्चों अमाउंट ऑफ वर्क डन आपके सामने है, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क। तो हमने यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या देख लिया, T कांस्टेंट था, तो T कांस्टेंट क्या, बॉयल्स का जो लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका यहां पर इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया। डिफरेंशिएट किया तो इसका स्लोप मिल गया dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाई V। मैंने यहां पर इसके जो दो कर्व दिखलाए तो ये भी आपको दिखला दिया कि जब टेम्परेचर ज़्यादा है और तब उस समय पर कर्व ऊपर है और ये नीचे फ्लैटनेस है इनमें, तो और ये यहाँ पर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। वर्क डन भी निकाल दिया इसके केस में कि कितना यहाँ पर वर्क डन होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर एक और प्रोसेस में बताना है, उसको भी देख लिया जाए, है ना भाई। अगर इंटरसेक्ट करते तो यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते तो इसका मतलब है दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। T1 इज इक्वल टू T2 आ जाता अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होते। बस इतनी बात ध्यान रखिए। चलिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग लेते हैं और ये इतना काम कर ले तो आज हमारा इतना काम हो जाएगा। उसके बाद में हीट इंजन और सेकेंड लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो अभी जब आपको अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि स्लोप निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं और इक्वेशन को ध्यान में देते हैं कि क्या है। अभी छोटा सा एक इसका भी इक्वेशन है, देखिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको और देख लेते हैं आज, काम थोड़ा सा और हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा सा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसमें भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा जो होगा वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, तीन तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों इसे। PV रेस्ट टू द पावर गामा या TV रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1, ये आप लोगों ने कन्वर्जन है, इसको करते चले जाएंगे PV इज इक्वल टू म्यू आर टी से। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए भाई ये तो होता है ना PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, और इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन इसका कितना होगा, इक्वेशन PV raised to the power gamma is a constant, इसका इक्वेशन यही होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का। या फिर TV raised to the power gamma माइनस 1, ये गामा जो मैं बनाता हूं जरा सा ध्यान रखिएगा इसको कि गामा ही समझिएगा, V न समझ लीजिएगा। या फिर T raised to the power gamma P raised to the power 1 माइनस गामा, ये ध्यान दे लीजिए, ठीक है। और इनमें से ये सभी जो देख रहे हैं ये तो बदल दिए, इसी से मैंने तो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक। कांस्टेंट एक K ले लेते हैं सपोज इसको। तो अभी देखिए कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी समय पर ये P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा, यही लेकर के चल रहे हैं, इज अ कांस्टेंट K। एक कांस्टेंट K के फॉर्म में हमने इसे कर लिया है और अभी इसे भी हम यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए यूज करने जा रहे हैं बच्चों। तो वर्क डन यहाँ पर चलिए देखते हैं कितना वर्क डन के लिए हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन एक करेंगे छोटा सा। तो उसको यहाँ पर जैसे मैंने अभी यहाँ पर आइसोथर्मल में आप लोगों को बताया है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी काम होना है।
मैथ्स की थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी परेशानी कोई आनी चाहिए। तो फिर से यहाँ पर हम लोग वर्क डन के लिए क्या करेंगे, देखिए वर्क डन तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी डी हो जाएगा। यही तो वर्क डन है। और इनिशियल यहां पर वॉल्यूम वी आई और वी। अब ये P को यहां पर इस जगह से रखना पड़ेगा। तो PV रेज टू द पावर गामा, ये जान रहे हम लोग ना, PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू K। सो P इज इक्वल टू K अपॉन V रेज टू द पावर गामा। तो यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज कितना हो जाएगा, वी एफ। बच्चों ध्यान से देखिए इसे, वी रेज K अपॉन P को सब्स्टिट्यूट कर दें, उससे देखिए V रेज टू द पावर गामा dV। और आप देखिए ये कांस्टेंट यहां पर K बाहर है, तो वी एफ 1 अपॉन वी रेज टू द पावर गामा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी रेज टू द पावर माइनस गामा टी। सिंपल इंटीग्रेशन लगा देंगे एक्स पावर एन डी एक्स। एक्स पावर एन डी एक्स का कितना हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाता है और अपॉन में भी वैसा ही हो जाएगा जैसा कि यहां पर आपको दिखलाई दे रहा है। देखिए कितना, दैट वी रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ये रही आपकी अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब ये यहां पर आप देख रहे हैं 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा को हम लोग बाहर रख लें, 1 माइनस गामा। और ये अंदर देखिए क्या मिल रहा है हमें, इसको हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वी देखिए अपर लिमिट लगा दें इसमें, गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस वी इनिशियल माइनस गामा प्लस 1, ये इस तरीके से लगा देंगे। और अब देखिए जरा सा, ये वैल्यू ऑफ के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो वैल्यू ऑफ के जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू ऑफ के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के की जगह पर हम लोग देखिए इसको यहां पर के अपॉन, ये अगर हम अपॉन में कर लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, या इसे यहीं पर रहने दीजिए, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। तो वैल्यू ऑफ के यहां पर लगा रहे हैं, देखिए क्या, पी एफ वी एफ और ये वी पावर माइनस गामा प्लस 1 दिखलाई दे रहा आपको, ये तो गामा लगेगा ही लगेगा। और अभी देखिए भाई, ये मैंने वैल्यू के का रखा है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कितना रख देंगे, पी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल पावर गामा, और यहां पर वॉल्यूम इनिशियल की पावर गामा प्लस 1 लिखा है बच्चों, दिख रहा है यहाँ पर। ये तो बड़ा दिक्कत आ रही है, देखिए ये बहुत छोटी सी बात है, दिख रही है, मैंने कुछ नहीं किया, बस के के प्लेस पर यहाँ पर अंदर में ले जाके रख दिया पी फाइनल, ये पी इनिशियल वी इनिशियल पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल पावर गामा इज इक्वल टू के। तो के की जगह पर, इनिशियल की जगह पर मैंने इनिशियल वैल्यूज रख दिया, फाइनल की जगह रख दिया दो। अब देखिए ये गामा यहां पर दोनों में, गामा देखिए माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहां पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस गामा, और ये बच जाएगा पी एफ, और ये वी एफ सिंगल पावर बच जाएगा, और ये यहां पर पी आई वी आई बच जाएगा। और अगर इसको हम यहां पर से
माइनस कॉमन ले लें तो ये यहाँ पर एक्चुअली गामा का वैल्यू मोर देन 1 होता है, तो ये यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, तो अंदर भी चेंज कर दें, पी आई वी आई माइनस पी फाइनल वी फाइनल। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आप लोगों के सामने देखिए, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसमें आप लोग थोड़ा सा बहुत से बहुत चेंज करना चाहें तो वी इनिशियल और पी आई वी आई जो आप देख रहे हैं इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, म्यू आर टी इनिशियल रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए कुल मिला के वर्क डन बच्चों, वर्क डन हो जाएगा 1/γ-1 और इसकी जगह पर म्यू आर टी आई माइनस म्यू आर टी एफ। म्यू आर को आप बाहर ले लें तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा टी आई माइनस टी एफ, इतना हो जाएगा ये देखिए। तो आप इसे वर्क डन को टी के फॉर्म में भी टेम्परेचर के फॉर्म में जान सकते थे, अदरवाइज प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम जो आपको दिखलाई दे रहा है पी आई वी आई और फाइनल पी आई वी आई, इनका डिफरेंस और ये इतना वर्क डन हो रहा होगा बच्चों। और एक बात आपसे यहां पर इसके स्लोप के बारे में भी करनी है। तो स्लोप की जब बात करते हैं तो हम इसके इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्लोप के लिए देखिए मार्कर हमारा धीरे धीरे, हाँ, तो यहां पर जरा सा हम इसके स्लोप की भी बात कर लेते हैं। तो आपके सामने यहां पर है पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट है। और इसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक उसी तरह से एक को रोकेंगे दूसरे को, दूसरे को रोकेंगे पहले को करेंगे, तो आपको कुल मिला करके यहां पर जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितना मिल जाएगी, देखिए P डिफरेंशिएशन में पावर नीचे आता है और एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहां पर चूंकि ये अगर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, dv और हो जाएगा P के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस अब की बार v रेज टू द पावर गामा को रोक लेते हैं, P के लिए करते हैं तो कितना हो जाएगा सीधे dp और इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए g। तो कुल मिलाकर के देखिए हमारे पास dp बाई dv कितना आ गया, ये यहां पर हो जाएगा p गामा माइनस में अपॉन v रेज टू द पावर गामा इंटू v भी तो होगा यहां पर, देखिए गामा v रेज टू द पावर गामा -1 dv और यहां पर v रेज टू द पावर गामा, और यहां पर एक और चीज हमसे कितना हो रहा है, हाँ ठीक है। तो ये बच्चों ये है, ये देखिए यहां पर ये पावर में है, इसको जरा सा और साफ कर दें, आप लोगों को विजिबिलिटी है यहां पर। मैं इस वाली लाइन को यहां पर से लिख देता हूं, अब यहां पर लिख देता हूं क्योंकि हमारा काम पूरा हो रहा है। तो देखिए यहां पर जब मैंने किया तो कितना आ रहा है, देखिए p गामा, ये वाली लाइन कवर कर रहा हूं, v रेज टू द पावर गामा -1 dv, मैंने p को रोका, v पावर गामा v पावर गामा को किया, गामा नीचे लाए, पावर में कम हुआ, dv लगेगा। और ये देख रहे थे दूसरा v रेज टू द पावर गामा को जब रोका तो कितना हुआ, dp हो गया इक्वल टू कांस्टेंट का 0। ये लाइन मैंने यहीं से कॉपी की है और इस लाइन को मैं यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये हो जाएगा dp बाई dv, इसको उस तरफ ले गए, माइनस साइन हो गया, यहां पर से p गामा गामा देख रहे हैं, p गामा v रेज टू द पावर
गामा -1 अपॉन ये नीचे चला आएगा v रेज टू द पावर गामा, v रेज टू द पावर गामा। और अभी यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, -p गामा, और ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में ले आए यहां पर, तो ये नीचे पर v बच जाता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये क्या हो गया, -p अपॉन v टाइम्स कितना, गामा। ये दिखलाई पड़ रहा है वर्क स्लोप, ये स्लोप dp बाई dv, ये स्लोप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रूविंग में देख लीजिए, छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों ये हमने आप लोगों को जो स्लोप बताया है, अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसका स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप के गामा टाइम्स है। मैंने स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल बाई व्हाट फैक्टर, गामा फैक्टर। तो अभी आप लोग यहां पर ये पूरी तरीके से देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ, देखिए स्लोप ऑफ एडियाबेटिक और ये स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कितना हो रहा था, माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v, और ये कितना था, -p अपॉन v, दैट इज ये हो जाएगा गामा। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल चेंज, है ना, आइसोथर्मल एडियाबेटिक चेंज। ये आप लोग अब नोट कर सकते हैं अच्छे से, है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये आपने स्लोप देख लिया, वर्क डन भी आपने इसमें देख लिया। ये जो वर्क डन मिल रहा था आपको, ये दिस वन, ये जो वर्क डन आपको मिल रहा था, स्लोप हो गया, वर्क डन हो गया। बच्चों यहां पर बताना चाहूंगा कि इसका जो स्लोप होता है थोड़ा सा, अभी आपने देख ही लिया, यही तो मैंने बताया स्लोप ये क्या है, इसका स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है। तो कभी इस तरह की केस मिल जाएगा, यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्लोप आप देख रहे हैं, ये किसका लिए स्लोप है, आइसोथर्मल का स्लोप है, जिसकी पहचान, इस पर क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराऊंगा कि जिस पर पहचान है इसकी कि स्लोप ये किसका है, आइसोथर्मल के लिए स्लोप है। अब इसमें आप लोगों को ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक का यहाँ पर स्लोप है, जो कि ज़्यादा स्लोप है तो ये कर्व एडियाबेटिक का ही है, स्लोप ज़्यादा है तो एडियाबेटिक का है, और ये कम स्लोप के जो कर्व हैं वो आइसोथर्मल होंगे, अगर इन दोनों में आइडेंटिफाई करना हो तो इस पर भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है पिछले सालों में। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो ये क्वेश्चन एक देखिए बच्चों, नीट 2017 का है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है कि इसके माध्यम से आपको जो अभी तक मैंने प्रोसेसेस बताए हैं, उन प्रोसेसेस को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पर इन्होंने 3 कर्व्स दिए हैं, 300 केल्विन, 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, और इन पे यहाँ पर प्रोसेसेस दिए हुए, देखिए इनिशियल ये वैल्यू है, फाइनल वैल्यूज में प्रोसेसेस आपको पहले के लिए यहाँ पर आया वर्टिकल लाइन, सेकंड में ये आया है यहाँ पर, थर्ड में इसी पर रहा है, और फोर्थ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर प्रोसेसेस ये 1 2 3 4 दिए हैं, और ये मैच कराने हैं कि इनमें से कौन सा किसके लिए होगा, कॉलम 1 कॉलम 2। ध्यान रहे इस तरफ में यहाँ पर वॉल्यूम है और इस तरफ में प्रेशर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रोसेस 1 को लेते हैं।
प्रोसेस 1 में आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल लाइन है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और बच्चों याद कीजिए कि वॉल्यूम चेंज नहीं था तो सबसे पहला जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को आज बताया था वो क्या था? आइसोकोरिक प्रोसेस था। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यहां पर देखिए, इसका मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोसेस 1 आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें कि यहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था। तो वॉल्यूम चेंज कहां हो रहा है? देखिए ये वर्टिकल लाइन है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है। अच्छा, दूसरे प्रोसेस पे आप जाते हैं तो देखिए दूसरे प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल में, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको आइसोथर्मल और आइसो एडियाबेटिक के लिए बताया था। तो आपको साफ दिखलाई दे रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा था, देखिए। और यहां पर ये भी ध्यान दे लीजिए आप लोग कि फ्लैटनेस ज्यादा है, इसकी कर्व का स्लोप ज्यादा है। ये सेकंड वाला कर्व है, इसका यहां पर स्लोप ज्यादा दिख रहा है, तो ये यहां पर एडियाबेटिक हो गया। तो सेकंड को हम लोग एडियाबेटिक कह सकते हैं। वेरएस थर्ड वन को देखें तो थर्ड वन में टेम्परेचर रिमेन सेम, यही तो आया है इनिशियल और फाइनल। तो तीसरा वाला कौन सा हुआ? आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल। तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल का हो गया, क्योंकि इसमें यहां पर इनिशियल फाइनल उसी कर्व पर है। और अब बचा चौथा, तो चौथे को आप इससे चाहें तो मिला सकते हैं आइसोबैरिक से, लेकिन हम उस बात को भी समझना चाहेंगे कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था, ध्यान दीजिए। और मैंने आप लोगों को उसका स्लोप भी बताया था कि अगर इस तरफ में पी था तो dp बाई dv उसमें क्या था? 0 था। तो हॉरिजॉन्टल कर्व था उसका, यहां पर आइसोबैरिक में v और ये p था, तो ये कर्व था उसका 0। तो ये यहां पर फोर्थ वन, ये जो दिख रहा है ये फोर्थ वन है, और ये फोर्थ वन जो दिखलाई दे रहा है, ये फोर्थ वन आप लोगों को साफ दिखलाई दे रहा है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और प्रेशर चेंज किस में नहीं था? आइसोबैरिक में था। तो ये वाला फोर्थ वन क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक हो जाएगा। तो बच्चों इस एक क्वेश्चन से आपको सभी प्रोसेसेस के बारे में एक आइडिया लग रहा है। वर्टिकल लाइन दिखलाई दे रही थी, तो इसका मतलब था कि वो आपको साफ साफ आइसोकोरिक प्रोसेस था। और यहाँ पर स्लोप इसका सबसे ज़्यादा दिखलाई दे रहा है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ। थर्ड में उसी पर इनिशियल और फाइनल सेम कर्व पर है, तो आइसोथर्मल हुआ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पी के लिए है, यहाँ पर प्रेशर रिमेन सेम दिखलाई दे रहा है, तो ये क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हमने किए हैं बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, और बहुत बढ़िया ये चैप्टर आपका तैयार होगा। इसकी सबसे अच्छी बात है चैप्टर की, बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं बनते। इन्हीं फॉर्मूलाज पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आप लोग, कभी कभी एक आध कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको आप लोग देखिएगा। अगले टर्न पर हम आप लोगों से मिलेंगे तो इसके आगे की बात शुरू करेंगे, और उसमें आप लोगों को हम यहाँ पर प्रोसेसेस के बाद में बताएंगे आगे, कुछ रिलेशंस बताएंगे, मेयर फॉर्मूला बताएंगे, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर हीट इंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, पिछले सालों के क्वेश्चंस अच्छे से लगा करके देखिए, आपको बात समझ में आएगी। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।